हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डॉक्टर धीरेन्द्र पवार बॉटनी क्लास यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा बीएससी फर्स्ट ईयर के माइकोलॉजी पेपर का टॉपिक, जिसमें हम फंजाई के जनरल कैरेक्टर पढ़ रहे थे। और इन जनरल कैरेक्टर के अंदर हम आज का जो टॉपिक लेंगे वो है कि फंजाई में मिलने वाली विभिन्न प्रकार की लाइफ साइकिल या जीवन चक्र, यानी कि कवकों में मिलने वाला जीवन चक्र। कवकों में कितने प्रकार का जीवन चक्र मिलता है। देखो, जब हम प्रीवियस वीडियो में, जो इससे पहले हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं जो कि फंजाई के जनरल कैरेक्टर से संबंधित थे, उसमें हमने बताया था कि फंजाई में कितने तरह का जनन मिलता है, जिसमें हमने देखा कि उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलता है। तो जहाँ हम लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं उसमें ये तीनों प्रकार के जो जनन है वो इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेनली कंसर्न किसके ऊपर करते हैं हम, जब लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर ही कंसर्न करते हैं। तो 3 प्रकार के लाइफ साइकिल मिलते हैं इसके अंदर फंजाई के नॉर्मली जो अपन देखते हैं फंजाई के अंदर कौन कौन से, हैप्लॉन्टिक प्रकार का लाइफ साइकिल, या जिसको अपन कहते हैं अगुणित प्रकार का, या अगुणित जो लाइफ साइकिल है, मेन लाइफ साइकिल कौन सी होगी इसकी, अगुणित प्रकार की होगी। इसी तरह से डिप्लॉन्टिक प्रकार का लाइफ साइकिल, जिसमें क्या होगा, जिसको हिंदी में बोलेंगे द्विगुणित प्रकार की। और तीसरी है हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्रकार की, यानी कि जिसमें अगुणित और द्विगुणित दोनों प्रकार की लाइफ साइकिल समान रूप से मिलती है। तो इसको समझने के लिए हम ईस्ट का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो हमारे कोर्स में भी है, पूरा का पूरा जीनस है, उसकी लाइफ साइकिल हमारे कोर्स में है। तो हम इस तीनों प्रकार की लाइफ साइकिल को समझने के लिए क्या देख सकते हैं, ईस्ट का लाइफ साइकिल दे सकते हैं। और ईस्ट की जो अलग अलग स्पीसीज हैं, उन अलग अलग स्पीसीज में ये अलग अलग प्रकार की लाइफ साइकिल मिलती है। जैसे हम बात करें सबसे पहले सैक्रोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस, जो कि सैक्रोमाइसिस या ईस्ट की एक स्पीसीज है, उसमें मिलने वाला लाइफ साइकिल जो है वो कैसा है, हैप्लॉन्टिक प्रकार का लाइफ साइकिल या अगुणित प्रकार का लाइफ साइकिल। अब इसका मतलब क्या है, इसी को अपन डिटेल में लेते हैं। अगुणित प्रकार यानी कि जिसमें मुख्य पादप बॉडी जो है या मुख्य सेल जो है, मेन सेल जो है, जो रिप्रोडक्शन में भाग लेती है, वो नॉर्मल कैसी होती है, अगुणित प्रकार की। अब अगुणित का मतलब जिसमें केवल आधे क्रोमोसोम का सेट हो, पूरे क्रोमोसोम का सेट नहीं बल्कि केवल आधे क्रोमोसोम का सेट हो, इस प्रकार की सेल को क्या बोलेंगे अपन, अगुणित या हैप्लॉइड सेल बोलेंगे। और इस प्रकार ये जो प्रजाति है, यानी कि इसकी जो स्पीसीज है सैक्रोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस, इसमें जो मेन बॉडी है या मेन लाइफ साइकिल है वो कौन सी है, हैप्लॉन्टिक प्रकार की है इसमें। यानी कि लगभग पूरी लाइफ साइकिल के अंदर ये अगुणित रूप में ही रहती है। और द्विगुणित रूप कहाँ पर आता है इसके अंदर, केवल और केवल जाइगोट बनते समय। जब जाइगोट बनता है, जब फ्यूजन होता है, उसी समय इसमें अपन क्या देखते हैं, द्विगुणित अवस्था दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त जो भी अवस्था होगी वो कैसी होगी, अगुणित अवस्था ही होगी। जैसे यहाँ अपन डायग्रामेटिक देखते हैं, मान लो ये जिसको मेन सेल्स कैसी है, इसकी अगुणित है, सैक्रोमाइसिस की एक कोशिकीय फंजाई है, मेन सेल कैसी है, अगुणित, जिसको अपन ने एन से दर्शा रखा है। अब इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स की सहायता से होता है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसकी सहायता से होता है, जैसे अपन देख रहे हैं बाइनरी फिजन है, एक कोशिका 2 में टुकड़ा हुई और उसके जैसी की जैसी सेल बना लेगी। और चूंकि यहाँ पर एक कोशिका के अंदर जो कैरियोकाइनेसिस होगा वो कैसा होगा, समसूत्री विभाजन के जैसा होगा। तो ये तो ऊपर वाला हिस्सा तो किसका है, या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं अपन। देन लाइफ साइकिल मेन किसकी बात कर रहे हैं अपन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो जो एन कोशिकाएं हैं, ये एन कोशिकाएं बाद में एक स्टेज के अंदर गैमीटेंजिया की भांति व्यवहार करती है, युग्मक धानियों की व्यवहार करती है। और यहाँ पर पूरी की पूरी युग्मक धानी में कॉपुलेशन होता है, गैमीटेंजियल कॉपुलेशन मिलता है। अपन जनरल कैरेक्टर के अंदर पढ़ चुके हैं गैमीटेंजियल कॉपुलेशन, जिसमें पूरी की पूरी युग्मक धानी आपस में क्या होती है, या पूरी पूरी सेल आपस में फ्यूज हो जाती है और युग्मक धानी की तरह व्यवहार करती है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि दोनों सेल के अंदर क्या होगा, जो कि एक कैसी है, अगुणित है। दोनों सेल में एक छोटा सा प्रोट्यूब निकलता है
उद्वर्त निकलता है और फिर ये आपस में जुड़ जाती है। अब यहाँ मैंने समझाने की दृष्टि से इन दोनों का न्यूक्लियस अलग अलग दिखा रखा है। एक को अपन ने सिंपल दिखा रखा है और एक को अपन ने फिलअप दर्शा रखा है, डार्क कलर का दर्शा रखा है, ठीक है ना। और नेक्स्ट स्टेज में कहाँ पर, पहले तो हो गई प्लाज्मागैमी हो गई, फिर कैरियोगैमी होगी। पहले प्लाज्मागैमी होगी, फिर कैरियोगैमी। कैरियोगैमी होते ही यानी कि न्यूक्लियस दोनों का आपस में फ्यूज होते ही, निषेचन होने के बाद में अब ये कहलाएगा जाइगोट कहलाएगा। यानी कि इसकी पूरी लाइफ साइकिल में अपन देख रहे हैं कि जो 2n अवस्था है वो 2n अवस्था केवल और केवल कहाँ पर दिखाई दे रही है अपन को, जाइगोट के अंदर ही दिखाई दे रही है, जहाँ दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, n इसका और n इसका। और यहाँ पर क्या स्थिति हो गई, न्यूक्लियस जो है इसका वो कैसा है, डिप्लॉयड है, 2n है। केवल जाइगोट के अंदर ही अपन को क्या दिखाई देती है, डिप्लॉयड अवस्था स्थायी, जो कि बहुत अस्थायी होती है, लंबे समय तक नहीं चलती, अस्थायी होती है। और ये तुरंत किस में बदल जाता है, एक मियोसिस करता है या अर्धसूत्री विभाजन करता है। और अर्धसूत्री विभाजन करते ही इसमें क्या बनेंगे, 4 न्यूक्लियाई बनेंगे। और ये जो 4 न्यूक्लियाई बनेंगे वो किस में बनेंगे, एस्कस के अंदर बनेंगे। तो यहाँ अपन देखते हैं कि वापस कैसी अवस्था आ गई, अगुणित अवस्था आ गई। जो द्विगुणित अवस्था बनी थी केवल कुछ समय के लिए, किस में, जाइगोट के अंदर, और वापस से अर्धसूत्री विभाजन हुआ, मियोसिस हुआ और किस में बदल गई, ये अगुणित अवस्था में बदल गई। और ये जो अगुणित अवस्था है यानी कि जो एस्कस है, अब चूंकि इसकी स्पीसीज का नाम क्या है, ऑक्टोस्पोरस है, यानी कि इस एस्कस के अंदर एक माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन और होगा और ये 4 न्यूक्लियाई की जगह क्या बन जाएंगे, 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। और जब ये एस्कस फटेगा तो ये एस्कस फटने पर ये स्पोर जो है वो मुक्त हो जाएंगे, एस्कोस्पोर जिसको अपन बोलेंगे। और ये एस्कोस्पोर बाद में डेवलप किस में हो जाएंगे, एक सोमेटिक सेल के अंदर या कायिक कोशिका के अंदर बदल जाएंगे, ठीक है ना। और अपनी लाइफ साइकिल फिर से शुरू करेंगे, कंप्लीट एक वेजिटेटिव सेल के रूप में बदल जाएंगे। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि इसको अपन हैप्लोनिटिक प्रकार की या अगुणित प्रकार की लाइफ साइकिल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सारी लाइफ साइकिल स्टेज के अंदर केवल एक स्टेज कैसी है, डिप्लॉयड स्टेज है, वो भी बहुत लंबे समय तक नहीं है, बहुत छोटे से समय के लिए। बाकी इसकी सारी स्टेज कैसी होती है, अगुणित स्टेज होती है। इसीलिए इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपन क्या बोलेंगे, हैप्लोनिटिक प्रकार का या अगुणित प्रकार की लाइफ साइकिल बोलेंगे। देन दूसरी प्रकार की लाइफ साइकिल जो फंजाई में मिलती है, नॉर्मली फंजाइस के अंदर मिलती है, वो कौन सी है, डिप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल, द्विगुणित प्रकार की लाइफ साइकिल। अब यहाँ भी हिंदी अर्थ से मतलब समझ में आता है कि द्विगुणित का मतलब क्या हो गया कि इसकी मेन प्लांट बॉडी जो होगी या मेन बॉडी जो होगी वो सदैव कैसी होगी, द्विगुणित होगी। और इसकी पूरी लाइफ साइकिल के अंदर हमेशा द्विगुणित अवस्था जो है वो डोमिनेंट रहती है। केवल अगुणित अवस्था जो है केवल और केवल मियोसिस के बाद में स्पोर बनते तक आती है। इसके बाद में इसमें यानी युग्मक, स्पोर ये क्या मतलब, युग्मक बनते समय ही इसके अंदर आएगी। इसके अलावा इसमें कहीं पर भी अपन को अगुणित अवस्था दिखाई नहीं देती। इसको समझने के लिए भी हम देखते हैं कि कॉमन एग्जांपल किसका ले सकते हैं, ईस्ट का ले सकते हैं, फंजाई का, जो सेक्रोमाइसिस है। सेक्रोमाइसिस की जो लुडविगाई स्पीसीज है, सेक्रोमाइसिस लुडविगाई, इसके अंदर इस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। यहाँ अपन इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम बना रखा है। जैसे अपन देख रहे हैं कि मेन प्लांट बॉडी कैसी है, उसकी 2n है, डिप्लॉयड है। मुख्य पादप कोशिका इसकी कैसी होगी, डिप्लॉयड। यहाँ वापस अपन देखें, यहाँ कैसी थी मुख्य पादप कोशिका, हैप्लॉयड थी। अंतर केवल कितना है, यहाँ मुख्य पादप कोशिका कितनी है, कैसी है, डिप्लॉयड है, द्विगुणित है। अब इसमें भी नॉर्मल अपन देख रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं बाइनरी फिजन के द्वारा समसूत्री विभाजन होगा और इसके जैसी जैसी डिप्लॉयड कोशिका बनेगी, ठीक है। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं अपन, तो यहाँ अपन देखेंगे कि ये जो कोशिका है वो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या करेगी, मियोसिस करेगी। फेवरेबल कंडीशन तक तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगी या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन आते ही ये किस में बदल जाएगी, क्या करेगी, एक मियोसिस करेगी। मियोसिस होते ही क्या निर्माण होगा, 4 न्यूक्लियाई का निर्माण होगा, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होते ही 4 न्यूक्लियाई बनेंगे। और ये जो न्यूक्लियाई हैं वो अब कैसे हो गए, हैप्लॉइड हो गए, अगुणित हो गए। क्यों, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हुआ इसके अंदर।
ठीक है ना। और ये बने किस में, एस्कस के अंदर बनते हैं। लेकिन यहाँ ये जो अगुणित अवस्था है ये केवल कुछ समय के लिए ही होती है, लंबे समय तक या स्थायी रूप से नहीं होती। और इस एस्कस के भीतर ही दो विभिन्न प्रकार के जो न्यूक्लियाई बने, जिसमें से अपन ने देखा कि एक को अपन ने कैसा दर्शा रखा है, डार्क कलर का, और एक लाइट कलर का दर्शा रखा है, ठीक है ना। तो दोनों के डिफरेंट प्रकार के जो न्यूक्लियाई है, विविध प्रकार के न्यूक्लियाई हैं, उनके अंदर क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन होकर पहले प्लाज्मोगेमी होगी, फिर कैरियोगेमी होगी। और यहाँ अपन देखते हैं प्लाज्मोगेमी हुई, प्लाज्मोगेमी के बाद में जब कैरियोगेमी हो गई तो ये कैसे बदल जाएंगे, वापस 2n यानी कि डिप्लॉयड अवस्था आ जाएगी, वापस डिप्लॉयड अवस्था। और अब इससे क्या बनेगा, नई जो सेल्स बनेगी, जितनी भी सेल्स बनेगी वो सारी सेल्स कैसी होगी, डिप्लॉयड सेल होगी। और ये स्वतंत्र रूप से फिर से अपना जीवन यापन कर सकेगी। तो इस पूरी लाइफ साइकिल में भी अपन देख रहे हैं कि मेन प्लांट बॉडी सदैव कैसी रह रही है, इसकी डिप्लॉयड अवस्था में, यहाँ डिप्लॉयड, यहाँ डिप्लॉयड, यहाँ डिप्लॉयड, यहाँ डिप्लॉयड। हैप्लॉयड अवस्था केवल और केवल कहाँ पर मिलती है अपन को, जब इसमें मियोसिस हो रहा है, जब इसमें एस्कोस्पोर बन रहे हैं, उस वक्त ही हमें क्या दिखाई देती है, हैप्लॉयड अवस्था दिखाई देती है। तो इस प्रकार के लाइफ साइकिल को, जिसमें पूरी की पूरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान सदैव अपन को डिप्लॉयड कोशिकाएं दिखाई देती है, तो इस प्रकार की लाइफ साइकिल को क्या बोलेंगे, डिप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल बोलेंगे। जैसे अपन देखते हैं ह्यूमंस में भी इसी प्रकार का मिलता है, डिप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल मिलती है। हमारी सारी सेल्स जो है वो बहुकोशिकी जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सभी कैसी है, डिप्लॉयड अवस्था में होती है। हैप्लॉयड अवस्था कैसी होती है, केवल और केवल युग्मक बनते समय, यानी कि जो एग और जो स्पर्म है वही केवल कैसे होते हैं, हैप्लॉयड। बाकी पूरी लाइफ साइकिल कैसी होगी अपनी भी, डिप्लॉयड प्रकार की लाइफ साइकिल होगी। तो समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस क्या है, कि हैप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल क्या है और डिप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल क्या है। दोनों को अपन ने विद एग्जांपल दिखाया। देन नेक्स्ट क्या है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल, यानी कि द्विअगुणित प्रकार की लाइफ साइकिल। या इसको अपन क्यों बोल रहे हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल, क्योंकि इस प्रकार की जो लाइफ साइकिल है उसमें जो मेन प्लांट बॉडीज है वो लंबे समय तक किसी एक रूप में रहती है और फिर लंबे समय तक किसी दूसरे रूप में रहती है। यानी कि दोनों प्रकार की जो सेल्स है, डिप्लॉयड सेल और हैप्लॉयड सेल, दोनों डोमिनेंट हैं और दोनों का पीढ़ी एकांतर, जनरेशन ऑफ ऑल्ट्रेशन मिलता है। लंबे समय तक वो एक अवस्था में रह सकती है और लंबे समय तक वो दूसरी अवस्था में रह सकती है। और समय समय पर दोनों के अंदर क्या मिलता है, ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, यानी पीढ़ी एकांतरण मिलता है, जिसमें एक गुणित से द्विगुणित या द्विगुणित से अगुणित जो है बदलती रहती है और दोनों ही लंबे समय तक फेवरेबल कंडीशन में बनी रहती है। तो इस प्रकार की लाइफ साइकिल जिसमें दोनों ही अवस्थाएं रहती है, हैप्लॉयड अवस्था भी रहती है और डिप्लॉयड अवस्था भी रहती है। तो दोनों प्रकार की लाइफ साइकिल होने की वजह से इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे, हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्रकार का लाइफ साइकिल बोलेंगे। और इसका भी एक कॉमन एग्जांपल अपन ईस्ट में ही ले सकते हैं। देखो ईस्ट में तीनों प्रकार के लाइफ साइकिल मिलते हैं उसकी अलग अलग स्पीसीज में। अभी अपन ने बात की ऑक्टोस्पोरस में क्या मिल रहा था, हैप्लोन्टिक प्रकार का। इसी तरह से सैक्रोमाइसिस की जो लुडविगा स्पीसीज है उसमें डिप्लॉन्टिक प्रकार के लाइफ साइकिल मिलते हैं। इसी तरह से सैक्रोमाइसिस की जो सीरेविसाई स्पीसीज है, सैक्रोमाइसिस सीरेविसाई, सैक्रोमाइसिस सीरेविसियाई, ठीक है ना। तो ये जो स्पीसीज है सैक्रोमाइसिस की सीरेविसियाई स्पीसीज जो है, इसमें अपन देखते हैं कि दोनों प्रकार का ये जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है दोनों प्रकार की लाइफ साइकिल मिलती है, दोनों का पीढ़ी एकांतरण मिलता है। जैसे यहाँ बात करते हैं मेन प्लांट बॉडी तो कैसी होगी, इसकी डिप्लॉयड प्रकार की होगी। और यहाँ अपन ने देखो समझाने की दृष्टि से इसके न्यूक्लियस को दो भागों में बांट रखा है, एक में अलग स्ट्रेन है और एक में अलग स्ट्रेन दिखा रखा है, ठीक है ना। अब नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये क्या करेगी, जब फेवरेबल कंडीशन है तो ये बडिंग के द्वारा यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकती है, बडिंग के द्वारा। ये तो एक कॉमन मोड है ही ये सभी के अंदर, चाहे अपन ने यहाँ बात की
चाहे अपन ने यहाँ बात की, चाहे अपन यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो कर सकती है फेवरेबल कंडीशन के अंदर, नॉर्मल मोड के अंदर। इसके अलावा अपन देखते हैं कि जो ये सेल्स हैं, इन सेल के अंदर स्टारवेशन के समय, यानी कि जब भूखमरी की हालत हो, जब मीडिया नहीं हो आसपास, जब न्यूट्रिएंट मीडिया नहीं हो, तो ये क्या बदल सकती है, मियोसिस करती है। और ये जो मियोसिस है इससे क्या बनाएगी, मियोस्पोर बनाएगी। मियोसिस से क्या बनाएगी, मियोस्पोर बनाएगी। और ये जो मियोस्पोर है, ये मियोस्पोर वापस मेटिंग कर कर, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी या तुरंत क्या कर सकते हैं, मेटिंग कर कर किसका निर्माण करेंगी, वापस, यानी कि ये वाली लाइफ साइकिल, मियोस्पोर बने वापस तुरंत क्या कर देंगे, मियोस्पोर आपस में मेटिंग कर कर या फ्यूजन कर कर वापस कैसे बना देंगे, डिप्लॉयड सेल बना देंगे। और ये लाइफ साइकिल चलती रहेगी काफ़ी लंबे समय तक, जब तक कि फेवरेबल कंडीशन है। तो इस प्रकार का जो लाइफ साइकिल कहलाएगी, जिसमें आधे हिस्से में पूरे ये लाइफ साइकिल चलती रह सकती है, इसके अंदर लगातार चलती रह सकती है जब तक इसके अंदर फेवरेबल कंडीशन है। तो ये जो फेज कहलाएगा वो तो डिप्लॉयड फेज कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अगुणित अवस्था केवल और केवल कहाँ पर है, मियोस्पोर जो है या एस्कोस्पोर जो बन रहे हैं, वो एस्कोस्पोर बनते समय ही अगुणित अवस्था इसके अंदर दिखाई दे रही है। लेकिन कई सारे ऐसे चक्र होने के बाद अगर मान लो बिल्कुल अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में अब ये जो एस्कोस्पोर बनेंगे ये फ्यूज नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या करेंगे, एस्कस फट जाएगा और ये मुक्त हो जाएंगे। और अब यहाँ पर ये लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं या एज ए अगुणित कोशिकाएं बदल सकते हैं। जैसे ये स्पोर जो होंगे, एस्को स्पोर, वो किस में बदल जाएंगे, अगुणित कोशिकाओं के अंदर बदल जाएंगे। और अब लंबे समय तक इन अगुणित कोशिकाओं के रूप में ये रह सकते हैं। अब ये वाले लाइफ साइकिल जिसमें लंबे समय तक ये क्या रहेंगे, अगुणित कोशिकाओं के रूप में रहेंगे। और यहाँ पर भी ये क्या कर सकते हैं, ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकती है। ये भी क्या कर सकती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकती है, यानी बाइनरी फिजन के द्वारा। तो ये भी लंबे समय तक लगातार क्या बनाती रहेंगी, अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती रहेंगी। तो यहाँ देख रहे हैं अपन कि लंबे समय तक क्या रह रही है, इसमें अगुणित कोशिकाएं रह रही, यानी कि ये हैप्लॉइड फेज हो गई, ये तो हो गई डिप्लॉइड फेज, ये हो जाएगी हैप्लॉइड फेज। और अब सूटेबल परिस्थितियां आने पर दोनों में वापस क्या होगा, बिल्कुल इसी तरह से प्लाज्मोगेमी होगी। कैसे, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के द्वारा पूरी की पूरी सेल गैमेटेंजिया की बातें व्यवहार करेगी, कॉपुलेशन होगा और वापस क्या बना देगी, 2n सेल बना देगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो सैक्रोमाइसिस सीधे विषय है, उसमें लंबे समय तक या तो वो डिप्लॉयड अवस्था में रह सकती है और वेजिटेटिव रूप से, या एस्कोस्पोर बनाकर भी डिप्लॉयड अवस्था में रह सकती है, या लंबे समय तक वो अगुणित अवस्था या हैप्लॉइड अवस्था में भी रह सकती है। और ये दोनों कैसी हो सकती है, एक दूसरे में एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण चलता है, यानी कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड और हैप्लॉइड से डिप्लॉइड अवस्था बदलती रहती है। तो इस प्रकार का जो लाइफ साइकिल कहलाएगा वो कहलाएगा हैप्लॉन्टिक प्रकार का लाइफ साइकिल कहलाएगा। इसके अलावा अपन देखते हैं कि फंजाई के अंदर हेट्रोथैलिज्म भी मिलता है, विषम जालिकता, जो कि प्रगत प्रकार का, एडवांस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको अपन कह सकते हैं। तो उसको अपन फिर कभी डिस्कस करेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें अपन उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फंजाई में मिलने वाली तीनों प्रकार की जो लाइफ साइकिल है, उन तीनों प्रकार की लाइफ साइकिल का इजीली समझ में आया होगा कि किस प्रकार से ये लाइफ साइकिल मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए।